नमस्ते सभी साथियों का स्वागत। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे समास कहते हैं। तो हम समास के बारे में कुछ जानेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स भी रखेंगे उनके और उनकी बारीकियां भी समझेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपके परीक्षा स्तर पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नोत्तर सही हो सकें, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो साथियों, अभिनव क्लासेस रिंगर्स के मंच पर आपका स्वागत। मैं संजय शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के कुछ चुनिंदा टॉपिक, संपूर्ण व्याकरण और शिक्षण विधियाँ, शिक्षण रीतियाँ, जितना भी सीईटी रीट सेकेंड ग्रेड लेवल में काम आ सकता है वो सब आपको यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो शुरू करते हैं। आज हम बहुत इजी सा टॉपिक, लेकिन बहुत सारी कन्फ्यूज़न जिसमें रहती है, वो है समास। समास एक महत्वपूर्ण टॉपिक और हर परीक्षा में इसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। समास किसे कहते हैं ये ज़्यादा विचारणीय विषय नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होगा उसे समास कहेंगे। पर ये मेल क्यों किया जाता है, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्यों किया जाता है, वो देखें हम। देखो क्या होता है कि भाषा हमेशा, जब भाषा का विकास जो होता है, भाषा की जो गति होती है ना, वो कठिन से सरल की ओर होती है, कठिन से सरल की ओर। अर्थात हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रारंभिक प्रयास होता है वो बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन उसके बाद में बहुत सरल हो जाए काम, ये प्रयास रहता है और इसी की देन माना जाता है ये समास। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। समास से अभिप्राय है संक्षिप्त करना। आप इतना समझ सकते हैं कि दो शब्दों को या दो पदों को, दो शब्दों को या दो पदों को पास पास लाना, दो शब्दों को या दो पदों को, दो शब्दों को या दो पदों को पास लाना समास कहलाता है। क्या होता है कि समास की प्रक्रिया जो बनती है वो इसलिए बनाई जाती है कि विस्तार में नहीं, संक्षेप में बात करें, ये समास होता है। किसी बात को ऐसे शब्दों का या ऐसी विभक्तियों का, ऐसे पदों का हम लोप कर दें जिनकी लोप होने से मूलार्थ पर, मूल शब्द पर, मूल पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस प्रक्रिया को हम समास बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो अगर हम कहें कि राजा का पुत्र, अब अगर मैं इस बात को एज इट इज रखना चाहूँ, बोल ऐसे दूं राजपुत्र, तो राजपुत्र शब्द में अपने आप ही राजा का पुत्र इंक्लूड है। तो ये जो प्रक्रिया है, विस्तार की प्रक्रिया को संक्षेप में कह देना ही प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? समास कहते हैं। ये होता है समास, संक्षेपण की प्रक्रिया, संक्षिप्त करना, समास। तो यहाँ हमने दो बातें लिखी है कि समास दो शब्दों का मेल होता है या दो पदों का मेल होता है। आप याद रखना कि समास में जो शब्द या पद, इसके ऊपर हम विचार करेंगे कि ये शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है। शब्द का मतलब अपने आप में जो स्वतंत्र होता है वो शब्द है। वर्णों का मेल शब्द बनाता है। देखो, वर्णों का मेल जो होता है ना, वर्णों से मिलकर बनने वाला शब्द होता है, तो ये शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है। लेकिन जब शब्द का हम किसी वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, वाक्य में प्रयोग, किसी भी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है?
पद कहलाता है। इस बात को समझिएगा आप। शब्द इक्वल टू पद, शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल प्रयोग की दृष्टि से है। अगर अकेला कहीं लिखा गया है वो, तो वो शब्द है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया राम, तो राम ये एक शब्द है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ कि राम पढ़ रहा है, अब यहाँ राम एक वाक्य के लिए काम कर रहा है, तो जो वाक्य के लिए काम कर रहा है वो पद है। शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई कहे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं या दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, तो इक्वल बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो परिभाषा के स्तर पे हमने जो बात पढ़ी कि समास दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। शब्द इक्वल टू पद और पद इक्वल टू शब्द। शब्द और पद में कोई अंतर नहीं होता, शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। जब किसी शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद बन जाता है। इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो पद है ये क्या होता है, ये कितने होते हैं। तो क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। पद वाक्यगत इकाई होता है, शब्द का वाक्यगत रूप, शब्द का वाक्यगत रूप क्या कहलाता है, पद कहलाता है। पद होते कितने प्रकार के हैं, तो हम पढ़ेंगे पद दो प्रकार के होते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं। एक पद जिसे हम कहते हैं पूर्व पद, और दूसरा जो पद होता है उसे कहा जाता है उत्तर पद। पूर्व पद ये अपने आप में ही क्लियर है कि ये प्रथम पद होता है। उत्तर पद इसे कहा जाता है द्वितीय पद। ये प्रथम पद है जिसे पूर्व पद कहा जाता है, और ये उत्तर पद। तो पद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये बात क्यों बताई जा रही है आपको, ये इसलिए बताई जा रही है कि हम अब समास के भेदों की ओर जाएंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने भेद होते हैं, तो यहाँ से हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। आप याद रखना कि समास में पदों की प्रधानता का महत्व होता है। समास में पदों की प्रधानता का महत्व होता है। समास में पदों की प्रधानता का महत्व होता है। पदों की प्रधानता का महत्व इस प्रकार से होगा कि किसी समास में ऐसा होगा कि ये पूर्व पद प्रधान होगा और उत्तर पद गौण हो जाएगा। किसी समास में पूर्व पद गौण हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। किसी समास में दोनों पद प्रधान होंगे और किसी समास में दोनों ही पद गौण होंगे। अगर हम पदों की प्रधानता को महत्व दें तो इस हिसाब से हमारे पास समास के जो भेद बनते हैं वो चार बन जाते हैं। जैसे समास के कितने भेद होते हैं, अगर हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, यहाँ भी एक कंफ्यूजन रहेगी। अगर कोई कहे कि हिंदी में समास कितने होते हैं, हिंदी में समास कितने होते हैं, तो हमारा उत्तर ये रहेगा 6। लेकिन अगर इसी बात को घुमाकर ये कहा जाए कि पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद तो 4। देखो ये क्या चक्कर है, हम कह रहे हैं समास कितने होते हैं तो 6, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं 4। ये क्यों कहा है, क्योंकि हमने यहाँ महत्व किसको दिया है, पद। पहली बात हमें ये समझनी होगी कि पदों की प्रधानता ये क्या मैटर है। पदों की प्रधानता ये भी हम ज्ञात करेंगे। पहली बात आपने ये भी समझ ली है कि पद किसे कहते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पदों की प्रधानता कैसे होती है। तो थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे पदों की प्रधानता को। पद दो होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद।
एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। इसी को ध्यान में रख के अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, एक ऐसा समास होगा जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा और उत्तर पद गौण होगा। उत्तर पद गौण होगा। एक ऐसा समास भी आएगा जिसमें पूर्व पद गौण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। प्रधानता की बात करें हम, कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है। चौथा जो इसका फ्रेम बनेगा उसमें ये हो जाएगा कि पूर्व पद गौण होगा और उत्तर पद भी गौण होगा। आपके सामने 4 फ्रेम है। पहला है कि पूर्व पद प्रधान उत्तर पद गौण, दूसरा है पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान, तीसरा है दोनों पद प्रधान, पूर्व प्रधान उत्तर भी प्रधान, चौथा जो है उसमें है पूर्व पद गौण और उत्तर पद भी गौण। जब आपके सामने 2 पद होते हैं वो अधिकतम 4 प्रकार से आमने सामने हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि 2 पद हमारे पास जैसे ए और आ है, ये अधिकतम आमने सामने 4 प्रकार से हो सकते हैं। जैसे ए प्लस ए हो सकता है, ए प्लस आ हो सकता है, आ प्लस आ हो सकता है, आ प्लस ए हो सकता है। जब भी 2 पद होते हैं वो अधिकतम 4 प्रकार से सामने हो सकते हैं। हमने पढ़ा है कि पद हिंदी में समास में पद 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्व होता है और एक होता है उत्तर। इसी को आधार बनाकर हमने समास के 4 भेद बना दिए जो आपके सामने अभी मैं लिख रहा हूँ। पहला है कि पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौण होने पर जो समास बनता है वो बनता है अव्ययी भाव समास, जहाँ अव्यय का भाव होता है। दूसरा है पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान, ये बनता है हमारा तत्पुरुष समास। इसे कहते हैं हम तत्पुरुष समास। दोनों ही पद प्रधान है, इसका मतलब ये द्वंद्व का बोध करा रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा द्वंद्व समास। और तीसरा है कि जब दोनों ही पद गौण होते हैं तो उसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास। तो समास के कुल 4 भेद हमने जो पढ़ने वो पढ़ने अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो समास 4 प्रकार के हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कर्मधारय नहीं दिखा और द्विगु दिखा, तो उस पर कुछ शर्तें लागू होगी, उन शर्तों को हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना सुनो। हमने ये पढ़ा है कि समास किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि शब्द और पद में क्या अंतर है, वो हमने पढ़ लिया कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद है, अकेला लगेगा वो शब्द है। और आगे बढ़े हम, शब्द और पद की बात खत्म। अब हमने पढ़ा कि पद होते कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। फिर हमने कहा कि जब पद हैं तो इनसे समास कैसे बनते हैं, तो हमने कहा पदों से समास बनता है पदों की प्रधानता के आधार पर। अब पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास बनता है तो वो कितने प्रकार का बनता है, तो हमने कहा 4 प्रकार का। पहला पद प्रधान है तो अव्ययी भाव है, दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष है, दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व है, दोनों ही अप्रधान है तो बहुव्रीहि है। ये हमारा समास को समझने के कॉन्सेप्ट था। अब हमने समझना है कि प्रधान क्या, प्रधान से हम क्या मतलब लेते हैं, प्रधान से आशय क्या है, प्रधान का मतलब क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पद प्रधान है और कौन सा पद अप्रधान है। तो देखिए प्रधानता, अब हम प्रधानता की बात करेंगे कि प्रधानता को कैसे पकड़ें। मेरे कहने का मतलब कि पदों की प्रधानता ज्ञात कैसे हो, पदों की प्रधानता ज्ञात। तो पदों की प्रधानता ज्ञात करने के लिए तरीका देखिएगा। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा क्या, कि किसी भी सामासिक पद को, सामासिक पद को वाक्य में प्रयुक्त करें, सामासिक पद को वाक्य में प्रयुक्त करें, कर लिया। सामासिक पद को वाक्य में प्रयुक्त करें
उसके बाद हमें क्या देखना होगा, प्रयुक्त करें क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग और वचन, नंबर एंड जेंडर। क्रिया का लिंग वचन जिस पद के अनुसार, क्रिया का लिंग वचन जिस पद के अनुसार बदलता है वही पद प्रधान होता है, वही पद प्रधान होता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि क्या होगा कि जो समासिक पद होगा उसको हम क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब हम देखेंगे उसका लिंग वचन किस पद के अनुसार लगा है। जिस पद के अनुसार उसका लिंग वचन लगा हुआ आएगा हम उसी पद को क्या मान लेंगे, प्रधान। आपको याद रखना है क्रिया और उस क्रिया का क्या, लिंग वचन। यानी क्रिया ने लिंग वचन किस पद के अनुसार बदला है हमें वो देखना है। जिस पद के अनुसार क्रिया ने अपना लिंग वचन बदल दिया वही पद हम क्या मानेंगे, प्रधान मानेंगे, मुख्य मानेंगे। कैसे, जैसे देखो अगर आ जाए गंगा, इसके साथ क्रिया लगाएं कि गंगा बहती है। अगर इसके साथ मैं लिख दूं जल, तो जल के साथ क्रिया लगेगी जल बहता है। अब अगर मैं इन दोनों का एक समासिक पद बना लूं, एक ही समासिक पद बना लूं और मैं लिख दूं गंगा जल, अब देखो क्रिया क्या लग रही है, गंगा जल बहता है। क्रिया क्या लगी है, बहता। बहता किसकी विशेषता बता रहा है, जल की, क्योंकि बहता क्रिया किसकी थी, जल की। तो इसका मतलब बहता क्रिया किसके अनुसार लग रही है, जल के अनुसार। और जल कौन सा पद है इसमें, उत्तर पद। पूर्व पद कौन है, गंगा, ये हमारा पूर्व पद है। क्रिया का लिंग वचन किस पद के अनुसार चला, उत्तर पद के अनुसार। क्रिया का लिंग वचन जब उत्तर पद के अनुसार चला है, पूर्व पद के अनुसार नहीं चला, इसका मतलब कौन सा पद प्रधान हो गया, उत्तर पद प्रधान हो गया। और उत्तर पद प्रधान हो गया, पूर्व पद के अनुसार क्रिया लगी नहीं, उत्तर पद के अनुसार लगी है, तो उत्तर पद प्रधान। और उत्तर पद प्रधान किस में होता है, तत्पुरुष में। तो ये हमारा समास का एक तरीका बन जाता है करने का कि हम समास को हल करेंगे पदों की प्रधानता के आधार पर। वाक्य में प्रयोग करेंगे उस समासिक पद का। जब किसी समासिक पद का वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे ही हम उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा कि ये समासिक प्रयोग में क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार बदल रहा है। जिसके अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलेगा वही पद क्या हो जाएगा, प्रधान। दोबारा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए शब्द आ जाए अमृत। अमृत के साथ क्रिया लगाई मैंने, अमृत बहता है, और धारा लिख दिया और धारा बहती है। अब अमृत और धारा दोनों का एक समासिक पद बना लेते हैं और हम लिख लेते हैं कि अमृत धारा। अब देखिए क्रिया क्या लग रही है, अमृत धारा बहती है। अब बहती क्रिया किसकी थी, धारा की। तो क्रिया ने अपना लिंग वचन किसके अनुसार बदला, धारा के अनुसार। धारा हमारा दूसरा पद है, दूसरे पद को हम बोलते हैं उत्तर पद। तो प्रधान पद कौन सा हो गया, उत्तर, क्योंकि क्रिया का लिंग वचन प्रधान पद के अनुसार बदला है। प्रधान पद है धारा, तो ये प्रधान है, तो दूसरा क्या हो गया, गौण। तो पहला गौण दूसरा प्रधान, तत्पुरुष समास बन जाएगा। तो पदों की प्रधानता ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि समासिक पद का वाक्य में प्रयोग करते हैं और जिस पद के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलेगा वही पद हम क्या मान लेंगे, प्रधान मान लेंगे। इज एंड क्लियर, आराम से वाक्य में प्रयोग करो। अगर वाक्य के प्रयोग के साथ क्रिया का लिंग वचन पहचान रहे हो कि इस वाक्य में प्रयोग करने पे ये क्रिया का लिंग है और ये इस पद के अनुसार लगा है, वही पद प्रधान होता है। देखो अगर मैं कह दूं भाई आ रहा है और दूसरी जगह कह दूं बहन आ रही है। भाई आ रहा है और बहन आ रही है। देखो भाई के लिए क्रिया क्या लगी, पुल्लिंग। बहन के लिए क्रिया क्या लगी, स्त्रीलिंग। क्या हम इन दोनों को एक साथ प्रयोग कर ले, जैसे मान लो मैं ये कह दूं भाई बहन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि ना तो क्रिया भाई के अकॉर्डिंग लगी है, क्योंकि क्रिया क्या लग गई, बहुवचन। बहुवचन क्रिया कब लगती है, जब कर्ता एक से अधिक होते हैं। बहुवचन कर्ताओं के लिए क्रिया बहुवचन लगती है, तो इसका मतलब बहुवचन कर्ता बना लिया हमने। हमने भाई को भी इंपॉर्टेंस दे दिया और बहन को भी दे दिया। अगर भाई के लिए क्रिया लगती तो क्या लगती, रहा। बहन के लिए क्रिया लगती तो क्या लगती, रही। लेकिन यहां आपने देखा ना तो भाई के लिए लगी है और ना बहन के लिए। भाई और बहन दोनों के साथ हमने क्या जोड़ दिया, आ रहे हैं। क्लियर, ये तो बात समझ पा रहे होंगे आप। अब जब क्रिया बहुवचन की है तो इसका मतलब दोनों ही पद क्या हो गए, भाई भी अपने आप में क्या हो गया, प्रधान। बहन भी क्या हो गई, प्रधान। क्योंकि क्रिया किसके अनुसार लगी है, दोनों पदों के अनुसार। जब दोनों पदों के अनुसार लगी है तो दोनों ही पद क्या हो गए, प्रधान। और जब दोनों पद प्रधान होते हैं, जब दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान उत्तर पद भी प्रधान, तो क्या बन जाता है वो, द्वंद्व समास। क्या बन जाता है, द्वंद्व समास। पदों की प्रधानता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, क्या कि वाक्य में प्रयोग करेंगे, क्रिया का लिंग वचन जिस पद के अनुसार बदला है वही पद हम क्या मान लेंगे, प्रधान मान लेंगे, एक्टिव मान लेंगे, मूल मान लेंगे। यहां तक की बात समझिए आप। जिस पद के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलता है उसी पद को हम क्या मानते आए हैं, प्रधान मानते हैं। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हो कि वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वही पद प्रधान होता है। वाक्य में समासिक पद जो होगा, एक्चुअली क्या होता है, समासिक पद जो होता है उसमें दो या दो से अधिक पद होते होते हैं। दो पद तो होंगे, अकेले पद से समासिक पद नहीं बनता। समासिक पद का मतलब ये है कि दो शब्द मिलकर बना रहे हैं, दो पद मिलकर बना रहे हैं, तभी समासिक पद बनेगा। अकेला शब्द आ जाए, जैसे मान लो कि जल आ गया, तो अब इसमें आपको पता है कोई समास हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये समासिक पद नहीं बना पा रहा। समासिक पद बनाने के लिए इसको जलज बनना पड़ेगा, जलद बनना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें इसको एक से अधिक पद बनाने पड़ेंगे। आपको मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी समासिक पद में जब हम प्रधानता की बात सोचते हैं, किसी भी समास में जब हम प्रधानता की बात सोचते हैं, तो आप ये सोच लिया करें कि वाक्य में जो पद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है, जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो पद प्रधान होता है। कैसे, जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं हवन सामग्री, दो पद है हमारे पास, एक है हवन और दूसरा है सामग्री। देखिए, एक तरफ लिखा है हवन, एक तरफ है सामग्री, समासिक पद हो गया। अब आप ये बताएं, इन दोनों में से ज़्यादा जोर हम किसको दे रहे हैं, हवन पे दे रहे हैं, सामग्री पे दे रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा हवन सामग्री लाओ, ये कह दिया किसी को, हवन सामग्री लाओ। अब ये लाने वाला जो आदमी है वो क्या समझेगा, हवन को ला रहा है कि सामग्री को ला रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम, हवन की कर रहे हैं सामग्री के लिए, यानी ये लाने के लिए बात जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, हवन की नहीं कर रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, सामग्री की। और सामग्री कौन से नंबर पर है, उत्तर पद है हमारा, उत्तर पद प्रधान हो गया। बस सिंपल सा खेल, बहुत सिंपल सा खेल कि उत्तर पद प्रधान हो गया, और जो पद प्रधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो पद क्रिया के अनुसार बदलता है, जिसकी हम बात करते हैं वो प्रधान होता है। और इनके से उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास। जैसे जैसे मान लो अगर हम बात करें स्वामी भक्त, इस पद में किसकी बात करें हम, स्वामी की बात करें, भक्त की बात कर रहे हैं, किसको महत्व देना चाहते हैं हम, स्वामी को देना चाहते हैं महत्व या भक्त को। स्वामी भक्त में अगर जैसे स्वामी भक्त आ रहा है ये कहा जाए, तो स्वामी भक्त आ रहा है ये कहा, स्वामी भक्त आ रहा है, ये आ रहा है में कौन, स्वामी आ रहा है कि भक्त आ रहा है, उस स्वामी का भक्त ही आएगा, स्वामी नहीं आएगा। इसका मतलब ये पद प्रधान हो गया। तो आप पदों की प्रधानता को समझ पाए या नहीं समझ पाए, जितना इजी, जितना जल्दी आप पदों की प्रधानता को समझ पाएंगे उतना ही इजी आपके लिए समास हो जाएगा। वरना ऐसे रटना पड़ेगा, ऐसे उदाहरण रट रट के पागल हो जाओगे। हमें वो नहीं करना, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, हमें पढ़ना है। क्लियर, आगे देखें। तो यहाँ तक का खेल आपको समझ में आया होगा कि समास के चार भेद होते हैं, वो पदों की प्रधानता के आधार पर होते हैं। हम पदों की प्रधानता को महत्व देते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी पदों की प्रधानता से ही आपके समास ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पदों की प्रधानता को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो हम और डिस्कस करेंगे इसकी। चलिए, अब पदों की प्रधानता के बाद हम बात करें समास की। तो सबसे पहला जो समास होता है हमारे पास, जो हमें पढ़ना है, समास के कितने भेद हमने पढ़े, चार। उनमें पहला है अव्ययभाव समास।
अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं ये आप सुन लीजिए, लेकिन ये काम नहीं आएगा। देखो, किसी की परिभाषा रटने से क्लियर नहीं होती कोई बात। हम उसको टारगेट करेंगे, उसकी कुछ पहचान निकाल लेंगे, उसका शॉर्टकट निकाल लेंगे, सीधी सी बात। भी हमें तो एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें पता है कि हमें ये परीक्षा पास करनी है। इसको पास करने का तरीका क्या है? भाई अगर मान लो अव्ययीभाव समास का उदाहरण आ गया और आपको परिभाषा के थ्रू नहीं हल हो रहा, नहीं होता। एक्चुअली क्या, परिभाषाएं थोड़ा अलग मैटर होता है। परिभाषाएं आपकी समझ विकसित करती है, लेकिन हमें प्रैक्टिस के थ्रू जाना है वहाँ तक। तो अगर अव्ययीभाव को क्लियर करना है तो मैं पहले तो आपको परिभाषा बता रहा हूँ, उसके बाद में हम प्रत्येक समास के साथ हम ऐसा करेंगे, उसका शॉर्टकट बताएंगे। ये नहीं होता, ये होता है, ये हो जाएगा, बस सीधा सा तरीका। देखो कैसे, परिभाषा सुनिए अव्ययीभाव समास की, कि जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और संपूर्ण पद अविकारी का कार्य करे, संपूर्ण पद अविकारी का कार्य करे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है ये। इससे ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। हमें ये पढ़ना है कि जिस समास का प्रथम प्रधान होता है, संपूर्ण पद अविकारी का काम करता है, इन दो बातों को टारगेट करना है। देखो किस किस को टारगेट करेंगे। आपने इस पूरी परिभाषा में एक ही बात पढ़नी है। एक तो ये कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, यानी प्रथम पद क्या होगा? प्रधान, और संपूर्ण पद अविकारी का काम करेगा। ये दो बातें क्लियर कर ली तो आपको अव्ययीभाव समास जिंदगी भर याद रहेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। इनको क्लियर करने के लिए क्या करें हम? इसको क्लियर करने के लिए हमें करना पड़ेगा कुछ शॉर्टकट। सुनिए, सबसे पहली बात आप ये याद रखिए अव्ययीभाव समास का। सबसे पहला है कि इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, जो हम पहले लिख चुके हैं। अब जब प्रथम पद प्रधान होता है तो दूसरी बात याद रखना कि इस समास का प्रथम पद, इस समास का प्रथम पद अविकारी हो सकता है, अविकारी होता है। प्रथम पद क्या होता है? अविकारी। पहली बात आप अविकारी पर रुक जाओ। अविकारी से क्या मतलब लेते हो आप? अविकारी का मतलब ये होगा कि अविकार का मतलब जिसमें कोई विकार नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, जिसमें कोई लिंग वचन की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे हम अविकारी कहते हैं। सिंपल सा तरीका है कि अविकारी का मतलब ये वो होता है कि जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आए, दोष नहीं आए, परिवर्तन नहीं आए, बदलाव ना आए, चेंज ना आए, जो ना तो उसका लिंग बदले ना उसका वचन बदले, किसी प्रकार से वो बदले नहीं, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो अविकारी होता है। तो हमने कहा कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अविकारी का होता है इस समास में। फिर तीसरी बात देखो, इसी अविकारी को आगे बढ़ाते हैं कि प्रथम पद उपसर्ग का होता है। प्रथम पद उपसर्ग का होता है अविकारी समास का। या फिर ऐसा होगा कि प्रथम पद की पुनरावृत्ति होगी। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। नेक्स्ट देखो, इस समास का संपूर्ण पद यानी समस्त पद, संपूर्ण पद अविकारी होता है, यानी संपूर्ण पद भी अविकारी होगा। संपूर्ण पद अविकारी होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि संपूर्ण पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करेगा।
क्रिया विशेषण कार्य करेगा। बहुत सारी बातें और आ सकती है, थोड़ा सा रिपीट करो इस बात को। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि अव्ययभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। फिर हमने कहा अव्ययभाव समास का प्रथम पद अविकारी होता है। इन दो बातों के हमने कहा कि प्रथम पद अविकारी है, इसका मतलब प्रथम पद क्या हो गया? उपसर्ग का। तो सीधा सा एक ही तरीका लगा लेना कि अगर किसी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो पहली बात हमारे दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि वो अव्ययभाव समास होगा। फिर चौथी बात देखो, प्रथम पद की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, पहले पद की पुनरावृत्ति होती है। संपूर्ण पद अविकारी का काम करेगा, यानी जो पूरा का पूरा पद बनेगा उसका लिंग वचन हम नहीं बदलेंगे। यह संपूर्ण पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इतनी बातें आपने नोट करनी, इतनी बातें आपने अपने नोट्स में लिखनी है, नोट करनी है, ऐड करनी है, क्लियर हो जाएगा कहानी सारी। चलो कैसे? प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अविकारी और प्रथम पद उपसर्ग, यहीं तक हम बात आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने शब्द आ जाए प्रथम पद प्रधान और प्रथम पद अविकारी होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आ गया यथाशक्ति, यथासंभव, यथास्थान। इसी प्रकार उपसर्ग का आ गया, मान लीजिए अनुगमन, अनुदिन, प्रतिपल, प्रतिपल, प्रतिदिन, ऐसे आ गया। मान लीजिए अगर आ गया सपत्नीक, सपरिवार, ये आ गया। तो अगर प्रथम पद में उपसर्ग देखिए, प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, स उपसर्ग जुड़ा हुआ है, स उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यथा जुड़ा हुआ है, यथा, यथा और अनु, अनु और प्रति। देखिए प्रथम पद में उपसर्ग है। अब आप देखिए यहां तक इन तीनों की बात हम दोबारा करते हैं, इन तीनों के साथ। ऐसा होने पर क्या होता है? देखिए प्रथम पद प्रधान अविकारी उपसर्ग, आप ये चेक कर लीजिए कि क्या संपूर्ण पद अविकारी काम कर रहे हैं? प्रतिदिन का बहुवचन बना सकते हो क्या आप? नहीं बना सकते। सपत्नीक का बहुवचन, सपरिवार का बहुवचन नहीं बन सकता। आप इतनी बात इसके साथ और जोड़ लीजिए, क्या कि अव्ययभाव समास के जितने भी उदाहरण होते हैं उनका कभी भी बहुवचन रूप नहीं मिलता, बहुवचन रूप नहीं होता। अव्ययभाव समास के जितने भी उदाहरण होते हैं उनका बहुवचन रूप संभव नहीं है, बहुवचन नहीं होता। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि अव्ययभाव समास के जितने भी उदाहरण होते हैं उनका बहुवचन रूप हमें उपलब्ध नहीं होता, अर्थात हम उसका बहुवचन नहीं बना सकते। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे प्रतिपल मिल जाएगा, तथागति मिल जाएगा, यथानुरूप मिल जाएगा, यथाशक्ति मिल जाएगा, प्रत्युपकार मिल जाएगा, प्रत्यंग मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनका हम कभी बहुवचन रूप नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं। तो जिनका आप बहुवचन नहीं बना सकते वो अव्ययभाव समास कहलाएगा। क्लियर? फिर देखिए संपूर्ण पद अविकारी, यहाँ संपूर्ण पद अविकारी कहने का मतलब यही हो गया कि हम उसका बहुवचन रूप नहीं बना सकते, हम उसका जेंडर चेंज नहीं कर सकते, नंबर चेंज नहीं कर सकते। नंबर माने बहुवचन, हम उसका रूप, वचन का रूप नहीं बदल सकते। क्लियर? और संपूर्ण पद क्रिया विशेषण की तरह काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी होगी कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है लेकिन वो क्रिया विशेषण की तरह काम नहीं कर रहा होता। सबसे जरूरी शर्त यही है कि वो क्रिया विशेषण की तरह काम करे। उपसर्ग में भी हमें एक छोटी सी बात ऐड करनी होगी कि उपसर्ग में भी आप ये याद रखना कि कुछ विशेषण उपसर्ग होते हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा हमें। विशेषण उपसर्ग कहीं और काम आएंगे। देखो जब तक हम समाज को और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे, हम इसमें कुछ नई बातें जोड़ते जाएंगे, कुछ प्लस करते जाएंगे। मतलब हर एक, जैसे यहाँ मैंने ये बातें बताई है, जैसे हम दूसरे तत्पुरुष पे पहुँचेंगे तो मैं उपसर्ग की एक लाइन अलग से लिखवाऊंगा, उसकी भी ये बात आप अलग रखना इसमें। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। कुल मिला के आपके सामने अव्ययभाव समास लिखा पड़ा है और समझाया गया है। इन सब के बावजूद अगर आपको अव्ययभाव समास में थोड़ी सी भी परेशानी लगे ना, भी नहीं सर इतने से तो पार नहीं पड़ेगी, तुक्का ही मारना चाहते हो, तो एक ही बात नोट कर लेना। वो क्या? वो आपने ये याद रखना है कि अव्ययभाव समास के साथ, अव्ययभाव समास के साथ कभी भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं,
वो ये याद रखना कि अविभाव समास के साथ या अविभाव समास के उदाहरणों के साथ, अविभाव समास के साथ कभी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। अविभाव समास के साथ कभी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ये सबसे लास्ट और फाइनल विशेषता है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। आपने दो ही बातें याद रखनी है कि बहुवचन रूप नहीं बदलता, इनका बहुवचन रूप नहीं बनता, और एक आपने ये याद रखना है कि इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जब कारक चिन्ह का प्रयोग ही नहीं होगा, इसका मतलब वो अविकारी बन जाएगा। अविकारी बन जाएगा, इससे सीधा सा अर्थ निकलेगा कि वो अविभाव समास है। जैसे अगर आ जाए प्रतिद्वंद्व, अगर आ जाए यथानुरूप, जैसे आ जाए अनुक्रम, जैसे आ जाए सहबांधव, अगर आ जाए सोधारण, जैसे अगर आ जाए निकम्मा, जैसे अगर आ जाए नियंत्रण, जैसे बेधड़क, बेखबर, प्रतिक्षण, यथास्थिति, यथानुरूप, यथास्थान, ये सारे के सारे क्या बनेंगे? वो उदाहरण बनेंगे जिनके साथ हम कभी भी क्या नहीं प्रयोग कर सकते, कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। तो कारक चिन्ह का अगर प्रयोग नहीं हो रहा है तो आप समझ जाएं कि वो अविभाव समास है। और अविभाव समास की खास बात यह है कि अविभाव समास के अंतर्गत जब हम इसका विग्रह करते हैं, अविभाव समास के उदाहरणों का जब हम विग्रह करेंगे, तो इसमें आपको एक छूट रहती है कि आप इसमें किसी भी एक पद का अर्थ कर सकते हो, किसी भी एक पद का अर्थ लिख सकते हो मूल रूप से। वैसे तो क्या होता है, समास की प्रक्रिया के अंदर दोनों ही जो पद होते हैं उनका हम रूप नहीं बदलते, उनको वैसा का वैसे लिखते हैं। लेकिन अविभाव समास में क्या, जैसे बे का अर्थ लिख सकते हो, नी का अर्थ लिख सकते हो, नी का अर्थ लिख सकते हो, सह का अर्थ लिख सकते हो, अनु का अर्थ लिख सकते हो, और दूसरा पद एज इट इज लिखा जाता है। तो ये हमें विशेष बातें याद रखनी होगी। अब इसमें एक छोटी सी बात आपने और जोड़नी है, क्या? वो ये कि अविभाव समास जो है, अविभाव समास में कभी कभी क्या होता है, प्रथम पद अविकारी न होकर प्रथम पद इसमें संज्ञा का हो सकता है। अविभाव समास में प्रथम पद संज्ञा का हो सकता है, में भी पॉसिबल है कि अविभाव समास में प्रथम पद किसका हो, संज्ञा का हो। क्लियर? अगर प्रथम पद संज्ञा का है तो आप याद रखना, प्रथम पद संज्ञा का होने के साथ हम उसके साथ अर्थ जोड़ेंगे, हम उसके साथ पूर्वक जोड़ेंगे, हम उसके साथ उपरांत जोड़ेंगे, हम उसके साथ भर जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम उसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। और आपको पता है ये जो इकाइयाँ होती है, ये जब जुड़ जाती है तो वो अपने आप ही क्या बना लेती है, संपूर्ण पद को अविकारी बना लेती है। हमने दो शर्तें रखी थी, या तो पहला पद अविकारी होना चाहिए या संपूर्ण पद अविकारी होना चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई कहे ध्यान पूर्वक, आप देखो अब इसका बहुवचन नहीं पढ़ सकता, जैसे सावधानी पूर्वक, जैसे प्रेम पूर्वक, जैसे कथनोपरांत, जैसे विवाहोपरांत, जैसे पेट भर। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर अर्थ, हितार्थ,
सेवार्थ, विचारार्थ। इस प्रकार से क्या होता है कि जब अगर ये भी जुड़े हुए हैं और पहला पद संज्ञा का है तो भी आपने इसको किस में लेके जाना है, अविभाव समास के अंतर्गत रखना है। तो अविभाव समास के इन नियमों के अंतर्गत आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को कंसल्ट कीजिएगा और आपका ये क्लियर हो जाएगा अविभाव समास बिल्कुल एकदम। अविभाव समास के बाद हम तत्पुरुष, द्विगु और बहुव्रीहि द्वंद्व इनकी बात भी करेंगे, वो हमारी अगली क्लास में रहेगी। आज की क्लास का इतना ही।